नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 29 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के अंग्रेजी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि पहले आप प्रश्नों पर एक नज़र डालिए, तब पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो कम समय में आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस पैराग्राफ का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करने लगूं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त आपका बीत सकता है। इस वजह से डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और पैराग्राफ में उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, द एलिफेंट काउ कैरिंग अबाउट हर डेड कॉफ। काफ का मतलब होता है बछड़ा, ठीक है, और डेड मतलब मरा हुआ। यहाँ पर इसका उत्तर मेंशन किया गया है। देखिए पैराग्राफ 2 और 3 में, In Africa, an elephant cow was once seen carrying about her calf that had been dead for 2 days. She would put it down when she had to eat or drink and then take it up again and move on. Another instance of elephant cow's love for her offspring was recovered. तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 देखिए, reveals her extreme love for her offspring. अगला प्रश्न पूछा गया था, द एलिफेंट काउ स्क्रीम्ड बिकॉज। स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, यानी कि हाथी गाय ने क्यों चिल्लाया। हाथी गाय जब अपने बछड़े को लेकर के जा रही थी तो उसने 2 लायन को बैठे हुए देखा जो कि भूखे थे, इस वजह से वो चिल्लाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उत्तर, अ फ्यू मीटर अवे फ्रॉम द एलिफेंट सैट पैंटिंग फ्रॉम हंगर अ लायन एंड अ लॉयनेस देयर टंग्स हैंगिंग आउट, यानी कि उनके जो जीव थे वह एक तरीके से लार टपक रहे थे, लटक रहे थे, इस सेंस में आया हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सी हैड सीन 2 हंग्री लायंस रेडी टू अटैक हर। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से पैसेज के अनुसार कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, व्हेन द कार्पोरल का मतलब होता है दैहिक, यानी कि शारीरिक के सेंस में आया हुआ है, ठीक है। वेंट ऑन हिज राउंड अगेन ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट। अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा गलत है। चौथे पैरा में इससे संबंधित मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं, द नेक्स्ट डेट द कार्पोरल वेंट ऑन हिज राउंड अगेन एंड वॉज सरप्राइज टू सी द एंटागोनिस्ट्स मेंटेनिंग देयर पोजिशन। द एलिफेंट वॉज बाई नाउ प्रेटी टायर्ड आउट एंड द लायंस वर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। ही वॉज फर्दर that the elephant had been guarding a dead calf. The lions withdrew after maintaining the siege of 3 days. The elephant cow stood vigil for another 3 days before leaving finally. अब इन चारों विकल्पों में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला जो विकल्प दिया गया, बोथ द एलिफेंट काउ एंड द लायंस हैड मेंटेन्ड देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, ये पैराग्राफ में मेंशन किया गया था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव वाला आपसे पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से तीसरे और चौथे की भी बात करें तो ये भी पैराग्राफ में मेंशन किया गया, तो आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, वन ऑफ द लायंस हैड बीन गोर्ड बाय द इनरेज्ड एलिफेंट काउ, ये पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया गया है और नहीं किया गया, इस वजह से आपका सही नहीं है। इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि नॉट ट्रू आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द पर्पज ऑफ द ऑथर इज टू, यानी कि जो लेखक है उसका पर्पज क्या था। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अंडरस्कोर द लव ऑफ एन एलिफेंट काउ फॉर हर ऑफस्प्रिंग, यानी कि अपनी संतान के लिए एक हाथी गाय के प्यार को रेखांकित करना इसका प्रमुख पर्पज था। ऑप्शन 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड फ्यूरियसली इन पैराग्राफ 3 ऑफ द पैसेज। तो फ्यूरियसली का मतलब होता है प्रचंड पूर्वक, आक्रोश में प्रचंडता पूर्वक इसका सेंस आएगा पैराग्राफ के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 देखिए, फ्यूरियसली इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका भी अर्थ होता है प्रचंडता के सेंस में ही होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द एलिफेंट इज परहैप्स द मोस्ट। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स द सेम एज। परहैप्स का मतलब होता है शायद, यानी कि आप कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पॉसिबली का भी मतलब होता है एक तरीके से पॉसिबिलिटी है, यानी प्रायिकता है, कंफर्म नहीं है। तो ये भी आपका इसके सेंस में यूज किया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पीच। दिया गया है
द लव ऑफ एन एलिफेंट काउ फॉर हर ऑफस्प्रिंग इज ऑलमोस्ट ह्यूमन, यानी कि एक हाथी गाय का अपनी संतान के प्रति प्रेम लगभग मानवीय होता है। इसमें अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ऑलमोस्ट, और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, यानी कि इस वाक्य में किस पार्ट में त्रुटि है आपसे पूछा जा रहा है। फॉर बेबीज ब्रेस्ट फीडिंग इज मोर सुपीरियर टू बॉटल फीडिंग, तो यहाँ पर देख लीजिए ये एक तरीके से कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया गया है, इस वजह से पार्ट सी में ही गलती होगा, क्योंकि यहाँ पर सुपीरियर वर्ड आया हुआ है और कंपैरेटिव में भी यूज किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले पार्ट में गलती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक एक अन्य पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था, तो इसके भी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उसके बाद से पैराग्राफ में उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था थिमाका डेडिकेटेड हर लाइफ टू प्लांटिंग ट्री बिकॉज, यानी कि जो थिमाका है उसने अपनी पूरी लाइफ को समर्पित कर दिया था पौधे यानी प्लांटिंग में, यानी पौधों को सींचने में, क्यों। यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली थिमाका कुड नॉट हैव चिल्ड्रेन, सी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड इवन अटेम्प्टेड सुसाइड, हाउएवर थैंक्स टू हर हस्बैंड्स सपोर्ट he changed her decision as time passed they had to beautiful thought of planting trees, यानी कि उनका कोई संतान नहीं था, इस वजह से वो पौधों को सींच रहे थे, यानी कि पेड़ लगा रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 देखिए सी कुड नॉट हैव चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था थिमाका डिसाइडेड टू प्लांट बनियान ट्री, बनियान को हिंदी में वट वृक्ष या फिर बरगद का पेड़ जिसे आप जानते हो कहते हैं, इन द विलेजेस नियर बाई बिकॉज, यानी कि उसने बरगद का वृक्ष बोने का क्यों सोचा। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है देयर वर प्लेंटी ऑफ बनियान ट्रीज नियर थिमाकाज विलेज, यानी कि उसके गांव के आसपास जो बरगद के पेड़ थे उसकी अधिकता थी, इस वजह से उसने बरगद के पेड़ को चुना। ऑप्शन नंबर 3 देखिए देयर वर प्लेंटी ऑफ बनियान ट्री नियर हर विलेज, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी पैराग्राफ के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए दे रिसीव्ड जनरस मटेरियल सपोर्ट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज़, यानी कि लोकल अथॉरिटी से उनको सपोर्ट किया गया कई प्रकार की वस्तुएं देकर के, तो ये विकल्प कहीं भी मेंशन नहीं किया गया पैराग्राफ में, तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि नॉट ट्रू आपसे पूछा गया था। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ करके कौन सा सही आपको बताना है। पहला दिया गया आफ्टर द इनिशियल इंथुसियाज्म का मतलब होता है प्रारंभ में उत्साही होना, ठीक है, उत्साही के सेंस में यूज किया जाता है। थिमाकाज हस्बैंड लॉस्ट इंटरेस्ट इन ट्री प्लांटेशन, यानी कि पहले वो बहुत उत्साहित थे उसके हस्बैंड, लेकिन बाद में उनका जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया, तो ऐसा कहीं भी पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया गया, यानी कि ये गलत है। दूसरा देखिए थिमाका रिसीव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम नेबर्स टू कंटिन्यू द गुड वर्क, तो इस प्रकार का भी कोई मेंशन नहीं किया गया, यानी उनके जो पड़ोसी थे उनसे कोई मदद नहीं मिल रही थी, जबकि यहाँ पर अपोजिट लिखा गया, तो दोनों यहाँ पर गलती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 देखिए बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ द सेम मीनिंग एज द वर्ड कॉन्स्टेंट्स एज यूज्ड इन पैरा 1 ऑफ पैसेज, यानी कि कॉन्स्टेंट से मिलता जुलता अर्थ आपको बताना है, समानार्थी शब्द आपको बताना है, तो इसका मतलब होता है प्रतिबंध, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 रिस्ट्रिक्शंस का मतलब भी प्रतिबंध होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैजुअल एज यूज्ड इन पैरा 1 ऑफ द पैसेज, यानी कि कैजुअल जो शब्द आया हुआ है इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो कैजुअल का मतलब होता है आकस्मिक या फिर एक तरीके से जो तुरंत हो जाए, यानी अचानक से, तो उस सेंस में यहाँ पर पैराग्राफ में यूज किया गया है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, यानी कि दिए गए वाक्य में किस पार्ट में गलती है। देखिए वाक्य दिया गया ही आस्क्ड मी दैट वाई आई हैड नॉट गोन टू द पार्टी थ्रोन बाई रॉनी, तो यहाँ पर देखिए इस पार्ट में गलती है, यानी बी पार्ट में। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि प्रथम भाषा
अर्जन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो भाषा का जो अर्जन होता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है। जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो माता पिता या फिर परिवार के सदस्य उसको कोई भी भाषा सिखाने नहीं जाते हैं, बल्कि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो उसके माता पिता के द्वारा या फिर परिवार के सदस्यों के द्वारा भाषा बोली जा रही है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में प्राकृतिक वातावरण में देखते देखते अनुसरण करते करते सीख जाता है। तो ये क्या होता है? इट इज एक्वायर्ड नेचुरली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी रिलेटेड टू, यानी कि जेडपीडी शब्द किससे संबंधित है? तो जेडपीडी सबसे पहले लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण टर्म है, उनके सिद्धांत से जुड़ा हुआ। और लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था जिसे अंग्रेजी में सोशियो कल्चरल थियरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था द ऑब्जेक्टिव ऑफ निपुण भारत मिशन इज दैट द चाइल्ड मस्ट गेन प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग व्हेन द चाइल्ड, यानी कि निपुण भारत मिशन योजना के अंतर्गत बच्चे में पढ़ने और लिखने की प्रोफिशिएंसी किस आयु तक आ जानी चाहिए? तो पहला दिया गया है इंटर्स स्कूल, यानी बच्चा जब जैसे ही स्कूल में प्रवेश लेता है तो क्या ये संभव है कि वो लिखने की कला उसमें आएगी? नहीं आएगी, तो ये निगेटिव था। बात करें ऑप्शन नंबर 2 की तो ये आपका सही जवाब है। रिचेज क्लास 3, यानी जब बच्चा क्लास 3 में जाता है तो उसमें लिखने और पढ़ने की प्रोफिशिएंसी आ जानी चाहिए निपुण भारत मिशन की योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन द लैंग्वेज इज, यानी कि भाषा में जो साउंड है, जो वर्ण है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मीनिंगफुल यूनिट कौन सा होता है? तो ये फोनीम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था द स्टेज व्हेन एन इन्फेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओपन वोवेल साउंड एट द एज ऑफ 2 to 3 मंथ इज, यानी कि शैशवा काल में जो शिशु है 2 से 3 मंथ का जब हो जाता है तो वो कौन सा आवाज़ प्रोड्यूस करने लगता है? तो वो कूइंग करने लगता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कबीर इज फ्लुएंट इन 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस, दिस लैंग्वेज एबिलिटी मेक्स हिम अ, यानी कि कबीर जो है वो 6 भाषाओं में धारा प्रवाह है। तो ये पूछा जा रहा है कि यह उसकी एबिलिटी क्या कही जाएगी? तो यह पॉलीग्लॉट कहा जाएगा, यानी कि बहुभाषी। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? बहुभाषी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। देखिए पहला विकल्प दिया गया है बाइलिंगुअल, बाई का मतलब होता है 2, यानी 2 भाषाओं में स्पीकर के बारे में बोला जा रहा है, ये गलत है। मोनोलिंगुअल मतलब कि एक भाषा से जुड़ा हुआ है, ये गलत है। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद, तो ये भी गलत है, यानी कि बहुभाषी है वो। तो ऑप्शन नंबर 2 पॉलीग्लॉट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था पियाजे स्टेट्स दैट फॉर द चाइल्ड्स ऑल राउंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो उसमें लैंग्वेज का क्या रोल है आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला दिया गया लैंग्वेज हैज नो रोल टू प्ले, ये निगेटिव था। दूसरा देखिए लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यहीं से जवाब हो जाएगा। तीसरा देखिए लैंग्वेज इज जस्ट वन आस्पेक्ट, जस्ट वन कहने का मतलब कि ये एकमात्र आस्पेक्ट है और यहीं केवल बच्चों के जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए उत्तरदायी है। तो ये बिल्कुल ही निगेटिव था, केवल क्योंकि केवल एकमात्र इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो हमेशा निगेटिव होते हैं, ये आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, ये आपका उत्तर नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अ टीचर ऑफ क्लास 5 टेल्स अ स्टोरी इन द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम एंड डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, यानी कि एक शिक्षिका है जो कि कक्षा 5 की है, वह एक कॉमन लैंग्वेज में जो कि कक्षा के सभी बच्चों को पता है उसमें एक कहानी सुनाती है। ठीक है, उसके बाद से वह बच्चों को 5-5 के ग्रुप में बांट देती है। आगे पढ़िए शी देन आस्क्स हर लर्नर्स टू टेल हर पीयर्स इन द लैंग्वेजेज नोन टू देम, उसके बाद से वह कहती है कि अपने जो ग्रुप में जो आपके सहपाठी हैं उनसे उनकी भाषा में जो आप लोग जानते हैं, जो अनौपचारिक भाषा है, जो आपकी मदर टंग है, उसमें कहानी को कहिए। आगे पढ़िए लर्नर इन ईच ग्रुप टेल द स्टोरी वन अनदर इन अबाउट 8 लैंग्वेजेज। तो जो सहपाठी थे वह ग्रुप में दूसरे बच्चों से 8 लैंग्वेजेज का प्रयोग करते हैं उसी कहानी को कहने के संदर्भ में। तो ये आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी नोन एज, तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म है, यानी कि बहुभाषिकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज, फर्स्ट लैंग्वेज मतलब कि मदर टंग की बात की जा रही है, मातृभाषा की बात की जा रही है, यानी कि जो प्रथम भाषा है उसे कैसे अर्जित किया जाता है। पहला विकल्प देखिए अ कॉन्शस एफर्ट ऑफ द लर्नर, कॉन्शस एफर्ट कहने का मतलब कि बच्चे बिल्कुल कॉन्शस होकर के, एक तरीके से जागरूक होकर के
चेतन मन से इसको सीखते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि जब आप चेतन मन से सीखेंगे तो ग्रामर के रूल के अनुसार सीखेंगे, तो ये अधिगम होगा ना कि एक्वसिजन होगा। तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, अ मेजर स्कूल एक्टिविटी। तो जो प्रथम भाषा है, क्या आप इसको सीखने के लिए स्कूल जाते हैं? जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो क्या वो अपनी मदर टंग सीखने के लिए स्कूल जाता है? नहीं। फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है वो स्कूल में नहीं बल्कि घर पर सीखा जाता है। परिवार के सदस्यों के संपर्क में आने से वो लैंग्वेज अर्जित कर लेता है बालक। तो ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, डन थ्रू ट्रेनिंग। तो क्या आपके माता पिता, जब आपका जन्म परिवार में हुआ होगा, बच्चे जब आप रहे होंगे, तो आपको कोई ग्रामर का रूल पढ़ाया गया था? क्या आपको ट्रेनिंग दी गई थी आपकी मदर टंग सीखने के लिए? नहीं। आपने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो भाषा अर्जित कर लिया था अपने इन्वायरमेंट से। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती। ये भी विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, अननेचुरल प्रोसेस। यानी कि जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो वह अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट से उसी भाषा को अर्जित कर लेता है जो कि वह अपने आसपास में देख रहा होता है, सुन रहा होता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ क्लासरूम इन विच चिल्ड्रेन कमेंस विथ देयर मदर टंग एंड देन आर टॉट एडिशनल लैंग्वेज इज कॉल्ड। यानी कि बच्चों को उनके मदर टंग से प्रारंभ करके, कमेंस मीन्स होता है प्रारंभ करके, ठीक है, मदर टंग से प्रारंभ करके दूसरी भाषाओं की तरफ सिखाना या ले जाना क्या कहलाता है? तो ये मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कहलाता है। देखिए, प्रत्येक बच्चे का जो मदर टंग है वो अलग अलग हो सकता है। तो मदर टंग में पहले उसको स्टार्टिंग में शिक्षा दी जा रही है और उसको दूसरी लैंग्वेज जो अंग्रेजी है उसको सिखाया जा रहा है। तो मदर टंग तो वो पहले से सीखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से प्रारंभ करके दूसरी लैंग्वेज जो अंग्रेजी है उसको सिखाना या फिर कोई अन्य विदेशी भाषा को सिखाना, ये मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइल मूविंग फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्पीच इन द सेम स्पोकन आइडिया द मोनोलिंगुअल स्पीकर इंगेज इन। यानी कि एक सेम आइडिया बोलते समय एक वक्ता जो है पहले फॉर्मल भाषा का यूज कर रहा है, फिर इनफॉर्मल भाषा का यूज कर रहा है। तो ये क्या है? इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ से उदाहरण शुरू हो रहा है। मैं अगर बोलूँ कि मैं आप लोगों को सीटेट का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तू अगर सीटेट का पेपर पूरा सॉल्व कर लेगा तो तेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे सीटेट के पेपर में। पहला जो वाक्य मैंने बोला था कि मैं आपको सीटेट का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये फॉर्मल लैंग्वेज था, ठीक है, यानी औपचारिक भाषा था। इसके बाद जो मैंने लैंग्वेज यूज किया, तू अगर सीटेट का पेपर सॉल्व कर लेगा तो तेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे सीटेट के पेपर में, तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है। इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है? जो आप अपने दोस्तों के बीच बोलने के लिए आम बोलचाल की भाषा का यूज करते हैं, वो इनफॉर्मल लैंग्वेज है। बहुत से लोगों को ज्ञात होगा कि मैं चूँकि जॉब में हूँ, एक MNC कंपनी में एज ए इंजीनियर अपनी सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो यहाँ की जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है जो दोस्तों के बीच यूज किया जाता है, वो आपको या फिर तुमको तू यूज किया जाता है अगर आप दोस्तों के बीच बात कर रहे हैं। तो यहाँ की जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है वो तू यूज किया जा रहा है, ठीक है। और पहले मैंने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आप शब्द बोला, फिर तू बोला, तो ये हम लोग दोस्तों में यूज करने के लिए बोलते हैं। तो यहीं आपसे बोला जा रहा है कि पहले फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ जाना, ये क्या कहा जाता है? तो ये कोड स्विचिंग कहा जाता है। जैसे कि देखिए, पहले मैंने कौन सा शब्द बोला था? आप बोला था, ठीक है, और फिर मैंने क्या बोला था? तू बोला था। देखिए, यहाँ पर एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर स्विच किया जा रहा है, मतलब कि बदला जा रहा है, कोड का स्विचिंग हो रहा है, आप से तू पर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कोड स्विचिंग का उदाहरण है। तीसरा जो था कोड मिक्सिंग, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, पहले फॉर्मल बोल रहा है वो बंदा, फिर उसके बाद से इनफॉर्मल बोलने लग रहा है, फिर अगर बीच में फिर फॉर्मल बोलने लगता, फिर इनफॉर्मल बोलने लगता, तो ये मिक्स कर दिया जाता। लेकिन चूंकि पहले वो फॉर्मल बोल रहा था फिर इनफॉर्मल बोल रहा है, तो केवल ये स्विच हुआ है। और अगर बार बार वो फॉर्मल इनफॉर्मल यानी औपचारिक अनौपचारिक भाषा में वो बार बार मिक्स करता है, तो ये कोड मिक्सिंग होता है। चूंकि ये केवल स्विच किया गया है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मैं तू शब्द का यूज़ किया हूँ वो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया हूँ। ऐसा मेरा मकसद कतई भी नहीं है किसी को नीचा दिखाना। ये एक परिवेश का हिस्सा होता है जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ पर आम बोलचाल की भाषा में तू वर्ड यूज किया जाता है दिल्ली में, ठीक है। तो इसको आप अन्यथा की कंडीशन में मत लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर ऑफ क्लास 5 gives a set of 3 words like water, land, sky and ask them to find words which can befriend the words which appear before or after the words. Learners are able to make 20 words per phrase out of the given words. What is the strategy known as? तो ये कोलोकेशन कहा जाता है, यानी कि स्थिति जगह से संबंधित है, ठीक है, स्थिति परिस्थिति से संबंधित है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच थियरी ऑफ चॉम्स्की स्टेट्स दैट वी ऑल
बॉर्न विथ एन इंटेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वे लैंग्वेज वर्क्स, यानी कि भाषा किस प्रकार से कार्य करता है इसका हम लोग जन्मजात हमारे अंदर एक समझ होती है। तो ये चॉम्स्की के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये यूनिवर्सल ग्रामर से जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सल ग्रामर कहने का मतलब कि चाहे कोई भी भाषा हो, आप हिंदी की बात कर लीजिए, अंग्रेजी की बात कर लीजिए, चाइनीज़ की बात कर लीजिए, फ्रेंच की बात कर लीजिए, सब में आपका ग्रामर कॉमन होता है। सब में कर्ता होगा ही, सब में वर्ब होगा ही, सब में हेल्पिंग वर्ब होगा ही, सब में ऑब्जेक्ट होगा ही। तो ये यूनिवर्सल ग्रामर है और यही हमें हेल्प करता है एक भाषा सीखने के बाद से दूसरी भाषा को समझने में। तो ऑप्शन नंबर 2 यूनिवर्सल ग्रामर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर्स कमेंस विथ डैश बिफोर लर्निंग एडिशनल लैंग्वेज इन स्कूल, यानी कि एक मल्टीलिंगुअल बहुभाषिकता शिक्षा में एक बच्चा किससे प्रारंभ करके एडिशनल लैंग्वेजेज यानी बहुत सी भाषाओं की तरफ जाता है? तो ये किससे प्रारंभ करता है? मदर टंग से प्रारंभ करता है, क्योंकि बहुभाषिकता का मतलब ही ये है कि बच्चे अपनी मदर टंग से प्रारंभ करके अन्य भाषाओं को सीखने की तरफ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 मदर टंग इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, इन द पेडागोजिकल प्रैक्टिस ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स आर बेटर एसिमिलेटेड थ्रू, यानी कि एक पेडागोजिकल जो यहाँ पर प्रैक्टिस है, इसमें जो द्वितीय भाषा है इसका स्ट्रक्चर को समायोजित करने के लिए क्या सबसे उपयुक्त होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 मीनिंगफुल इंटरेक्शन विथ इंटरेस्टिंग कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट है वो बच्चों के रुचि का होना चाहिए और इसमें मीनिंगफुल वो इंटरेक्शन कर रहे हो, अंतःक्रिया कर रहे हो, तब वो सेकेंड लैंग्वेज को एक तरीके से बेहतर तरीके से समावेशित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। दोस्तों, यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।